हॉरिज़ॉन इन द एस्ट्रोलॉजी, इस श्रृंखला में आज हम देश के मूर्धन्य एस्ट्रोलॉजर श्री यूके झा से वर्ग कुंडलियों की उत्पत्ति तथा प्रयोग और गणना के विषय में कुछ विषयों पर बात करेंगे। चूंकि विषय वर्ग कुंडलियों के विवेचन पर चल पड़ा है, तो पूर्व के क्षितिज पर उदित राशि और वहां पर उदित उसका अंश, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न या पाश्चात्य में एसेंडेंट हम कहते हैं, और इसी अंश की गणना से कुंडली के विभिन्न भावों का विन्यास होता है। अब प्रश्न ये आता है कि जब कुंडली को सेक्शन या वर्ग में विभक्त किया जाता है, तो उन वर्गों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जो गणनात्मक इनके स्वरूप होना चाहिए, उसमें प्राचीन और वर्तमान गणना सिद्धांत में क्या गैप है या क्या विरोधाभास है जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, और जब वर्ग हैं तो जीवन के विषयों को उनसे देखने की युक्ति किस तरह हो। इन गुण विषयों को हम देश के मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य श्री यूके झा जी से इस श्रृंखला में जानेंगे। इस श्रृंखला में हमारा उद्देश्य एक सोच को पटल पे रखना, जिससे देश विदेश के मनीषी इन सिद्धांतों को इतिहास से लाकर वर्तमान के परिदृश्य में तौलें, और अगर ऐसा लगता है कि इनमें कुछ सुधार या परिष्कृत करने की आवश्यकता है तो उस पर कार्य करें। हमारा उद्देश्य किसी भी चीज को ठेस पहुंचाना या इनको सिद्धांतों को नकारना नहीं है, ना उनकी अवमानना करना है, बल्कि विभिन्न मनीषियों के सामने इस सोच को रख के इस बात को आगे बढ़ाकर किसी अंजाम तक देने की चेष्टा ही मानी जाए। तो आइए हम श्री झा से जानते हैं वर्गों की उत्पत्ति, वर्गों के गणना के स्वरूप और वर्गों का मनुष्य के जीवन में उपयोग किस तरह हो। आइए श्री झा से हम जानते हैं। अभी आपने एक मौलिक बात उठाई कि लग्न की जो डिग्री होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए वह एक बहुत महान क्षण है जिस समय कोई जन्म होता है, कोई सृजन होती है। वह क्षण बहुत ही सूक्ष्मतम समय का एक अंश है, जिसमें सब कुछ घट जाता है और बीज रूप में सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। लग्न की गणना का उद्देश्य वही है, और वह क्षण वास्तव में भौतिक क्षण नहीं है, वह क्षण काल राज्य में है, और काल राज्य का वास्तविक स्थान जो है मानव शरीर है। तो वहां से ये चीजें होती हैं काल राज्य की। हम उस विषय पे बात न करें, क्योंकि वहां फिर हम मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। वेद की मुख्य धारा जहां से ज्योतिष निकली है उसमें हम बह जाएंगे, जिसका आज के परिप्रेक्ष्य में लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर हमें लौटना पड़ता है। वेद कहता है शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे विश्व के अमृत पुत्रों सुनो, आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्, उसका रंग जो है
गहन अंधेरे से निकलते हुए आदित्य के सूरज के वर्ण का है और उसे जाने बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ज्योतिष, तंत्र, योग सब मिल जाता है उस एक क्षण में जिसे हम लग्न कहते हैं, क्योंकि वेद कहता है अक्षितोति शने दिमं भाजमिंद्र सहस्रणिम यस्मिन् विश्वानि पोस्या। बंद सीपी में मोती चमकते हुए मोती की तरह जो दिव्य ज्योतियों का यज्ञ करता हुआ समस्त विश्व का पोषण कर रहा है, वह ज्योति, वह क्षण ही वह है जो लग्न की गणना में निकालते हैं। उसी ज्योति का जो रूप अंतर होता है, इसीलिए शास्त्र ज्योतिष है। तो हम इस विषय पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वर्ग कुंडली की आवश्यकता, क्योंकि उस क्षण का विभाजन संभव नहीं है। संभव होता है किसी राशि में कितनी डिग्री क्रॉस कर चुका था हॉराइजन पर, उसका हम करते हैं। वर्ग कुंडली की जो मुख्य उद्देश्य बना वो इसलिए कि जब हम स्थूल कुंडली में, मूल कुंडली में, D1 चार्ट में किसी घटना को देखते हैं, उसी में दिखने लगता है। तो अब उस घटना की प्रोपेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके लिए हमको अंदर जाना पड़ता है, सेक्शनल व्यू में जाना पड़ता है। विज्ञान भी यही करता है, किसी चीज को जब बाहर से देख लेता है तब उसको और गहन में जाने के लिए आंतरिक संरचना को और अच्छी तरह से समझने के लिए उसके सेक्शनल व्यू में जाता है। उसको एक पार्टिकुलर सेक्शन में काट के देखता है कैसा होता है। कोई भी चीज हो, यही प्रक्रिया है जो हमारे ऋषियों ने भी इसे ही अपनाया। जितना हम वर्ग कुंडली का नाम लेते हैं, होरा, दृष्टांत, चतुर्थाम, वह किसी खास तल में, किसी खास प्लेन में एक खास किस्म का सेक्शनल व्यू है, जिसमें हम जाके देखते हैं कि उसमें एक विशेष चीजें ही दिख जाएंगी हमको। तो हम इसीलिए उसको अलग अलग ढंग से सेक्शन में जा करके देखते हैं। और यही कारण था कि वर्ग कुंडली की आवश्यकता पड़ी सूक्ष्मतम में जाने के लिए। स्थूल से सूक्ष्म की तरह जाने का यह एक प्रयास था। इसलिए इसमें कुछ भी अनौपचारिक नहीं है, प्योरली साइंटिफिक है कि जो कुंडली हम जन्म के समय देखते हैं वह कुंडली के अंदर क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, देह जिस आत्मा ने धारण किया है वह क्या लेकर के आया है, उसकी आंतरिक संरचना को देखने के लिए हमको वर्ग कुंडली की जरूरत पड़ती है। वर्ग कुंडली का साधारण भाषा में हम कहेंगे कि वह एक सेक्शनल व्यू देता है जन्म कुंडली का। मेरे ख्याल से वर्ग कुंडली की आवश्यकता के विषय में इतना करना पर्याप्त होगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी थी वर्ग कुंडली की। तो दूसरा प्रश्न इसमें ये आता है कि जो भाव है, भाव के सापेक्ष इनके वर्गीकरण अगर माने गए तो जीवन के भौतिक और अभौतिक जगत के विभिन्न विषयों को इनसे देखा गया। पाश्चात्य जगत में भी इन डिविजन्स को हार्मोनिक करके बोला गया। और जैसे वेद कहता है कि जो नंबर हैं वो रिपीट होते हैं, इसी को हार्मोनी से दर्शित किया गया। अब प्रश्न ये है कि जब वर्ग की आवश्यकता हुई तो इसकी गणना का सिद्धांत भी तय हुआ, और जब इसकी गणना तय हुई तो प्रथम काल में इसका वर्गीकरण किस स्वरूप में ऋषियों ने बोध किया होगा, और शास्त्र को अब नए स्वरूप में आते आते जो नई वर्ग की व्याख्या है, तो क्या इन दोनों में आप कोई अंतर पाते हैं?
क्योंकि आजकल जो वर्ग कुंडली की व्याख्या हो रही है, वास्तव में उपलब्ध किसी पुस्तक में व्याख्या की यह प्रक्रिया नहीं लिखी गई है। हम किसी चीज को देखने के लिए उस वर्ग से माने उस वस्तु से संबंधित या उस कारकत्व से संबंधित वर्ग कुंडली को देख लेते हैं। जैसे कि सुख देखना हो तो किसी खास वर्ग कुंडली को देखेंगे, संतान देखना हो तो कोई खास वर्ग देखेंगे, व्यापार देखना हो तो कोई खास वर्ग देखेंगे। यहाँ तक तो ग्रंथ कहता है, लेकिन देखेंगे कैसे, इसके ऊपर में ग्रंथ मौन है। और हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ ग्रंथ मौन हो जाता है, ग्रंथीय गुरु होता है, जहाँ गुरु मौन हो जाते हैं वहाँ शिष्य जो है हर चीज समझने के लिए स्वच्छंद हो जाता है, अपने चीज से करने के लिए। वो जो भी करता है उसे गुरु की मौन स्वीकृति ही समझता है। अगर ग्रंथ मौन है तो सोचने की बात यह है कि क्या क्यों मौन हो गया ग्रंथ, और जो कह रहा है वह क्या कह रहा है। लेकिन हमने वो चार्ट बनाया। अब मान लीजिए व्यापार देखना हो, किसी का कैरियर देखना हो, दशांश बना लिए। अब दशांश में ग्रहों की दृष्टि भी देखने लगे, फलाना ग्रह फलाने ग्रह को देखता है। संतान के लिए सप्तांश बना देते हैं, फिर उसमें इस ग्रह की उस ग्रह पर दृष्टि है, देखने लगते हैं। सीधी सी बात है कि ज्योतिष में दृष्टि जो है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस का एक फैक्टर है, और वह लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस केवल हेवन में है, वह केवल जन्म कुंडली में है। वर्ग कुंडली जो सेक्शनल व्यू है वह एक्चुअल पिक्चर ऑफ हेवन नहीं है, वह वास्तविक पिक्चर नहीं है। वहां की जो दूरी हम देख रहे हैं वह वास्तविक अंशात्मक दूरी नहीं है, तो वहां दृष्टि का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दृष्टि तो अंशात्मक दूरी के संबंध पर आधारित है। जैसे कि 180 डिग्री पर में ग्रह देखेंगे ही एक दूसरे को, जिसे हम कहते हैं सप्तम दृष्टि। ऐसे ही ग्रह विशेष के लिए विशेष दृष्टियां हैं। लेकिन यहाँ जो हम कोई भी वर्ग कुंडली बनाते हैं उसमें कोई अंशात्मक दूरी नहीं है ग्रहों के बीच में। वहां दृष्टि लगाना एक भयंकर भूल है, और इस चीज को मैं पिछले 15 से 20 वर्ष से लिखता रहा हूँ। कई लोगों ने लिखा है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं अपनी कह रहा हूँ कि 20 वर्ष से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यह गलत है। कहाँ देखे, कहाँ पर में किस किताब में यह प्रक्रिया दी गई है, दिखाओ। कोई दिखाने को तैयार नहीं है। किसी किताब में दिया गया है कि नवमांश में अगर बुध पर में वह दृष्टि हो। अरे सीधी सी बात है कि वह कह रहा है कि नवमांश अगर व्यक्ति किसी राशि में हो और दृष्टि मतलब जन्म कुंडली में वह किसी उस पार्टिकुलर ग्रह से दृष्टि हो तो उस तरह का फल होगा। लेकिन यह मिस इंटरप्रिटेशन है। गलत व्याख्या करके लोग वर्ग कुंडली में ही दृष्टि देखने लगते और अंधाधुंध इसका प्रयोग चल रहा है। और इसके जो भी शुरुआत किए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, यह अंधानुकरण हो गया। एक प्रसिद्ध ज्योतिष की पत्रिका से यह सब चीज चली और अंधानुकरण होकर के आंख मूंद करके सब ने किया। तो यह जो परिपाटी है यह तो यहीं पर फेल हो गई। दूसरी बात है कि जब ग्रंथ कहता है इससे आगे जाकर के 10 वर्ग की बात कर रहा है, तो आप एक वर्ग में कैसे लेके बैठ गए। वह कह जरूर रहा है कि एक अमुक किस्म का फल अमुक कुंडली से देखना, लेकिन जैसे कल मैंने बताया था कि धन ही देखना हो तो होरा के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने उसमें बताया था पिछले इसमें। तो वह जब है तो आप उसका 10 वर्ग देखिए ना, जो वर्ग कह रहा है ग्रंथ उसको आप 10 वर्ग बनाइए।
या ऐसा 10 वर्ग बनाइए जिसमें उस वर्ग की अधिक से अधिक बातें आ सके। अब एक ही कुंडली ले लेते हैं, उसमें ग्रहों की स्थिति में दृष्टि भी डाल देते हैं, योग भी देखने लगते हैं कि दशांश में यह योग बना, नवमांश में यह योग बना, पूरा एकदम से खिचड़ी जैसी पक गई है और उसके बाद कुछ भी कहना इस विषय में बेकार है। लेकिन अपना बुद्धि और विवेक से अगर हम काम लें तो कोई भी जो सजग ज्योतिषी है वह हृदय में जानता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी वह अंधानुकरण कह रहा है कि ऊपर न बैठे हुए कोई न कोई ऐसे मठाधीश हैं जो सब कुछ को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन बौद्धिक जगत में यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है, यह मान्य नहीं हो सकता है, लॉजिकली यह करेक्ट नहीं है, एकेडमिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि वर्ग कुंडली के देखने का जो आजकल की परिपाटी है, तरीका है, वह गलत है। और ऐसे अनेक ज्योतिष मित्रों को मैं जानता हूं जो नहीं देखते हैं इस तरीके से, जो छोड़ चुके हैं इस तरीके को और इस तलाश में है कि वास्तविक तरीका क्या है, और वो भी अपने तरीके से इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। तो आपकी इस बात से पूर्ण सहमत इस तरीके से भी होना चाहिए कि कई हायर चार्ट्स में राहु केतु एक ही भाव में आ जाते हैं, जबकि वो हमेशा 180 डिग्री की नियत दूरी बनाए रखते हैं। या हम यूं कहें कि किसी भी भाव में अगर वर्गोत्तम लग्न ही है और 2 स्थापित ग्रह अगर 23 डिग्री से ज्यादा के अंशात्मक दूरी में है, तो एक विशेष जो वर्ग चार्ट है उसमें वो समसप्तक हो जाएंगे। यानी जो साथ बैठे ग्रह जिनमें दृष्टि नहीं है वो एक विशेष चार्ट में जाकर के दृष्टि संबंध बना रही है, जो कि कहीं के कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो इस बात का समर्थन आपकी बात से शास्त्रोक्त भी मिलता है। अब बात ये रही कि अगर वर्ग कुंडली है, उनके गणना का एक सिद्धांत भी है और उनके उपयोग की आवश्यकता भी है। तो आपके सोच में वर्ग कुंडली का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए, इस विषय में 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो ग्रंथों में उपलब्ध है, दूसरा जो मैंने अपने गुरुओं को देखा है करते हुए। यह और बात है कि उन्होंने किसी भौतिक कामना के लिए या भौतिक जगत के किसी उपादेय के लिए उन्होंने नहीं इसका प्रयोग किया, लेकिन वह अपने अनुष्ठान के लिए, हवन के लिए, सूक्ष्मतम कंडीशन में उसकी सफलता के लिए, सिद्धत्व के लिए करते रहे हैं। मुझे लगता है कि उद्देश्य बराबर ही है कि हम वो चाहे अपरा में जा रहे हैं, परा में जा रहे हैं, हम अपरा में लगा के देख सकते हैं। मैंने देखा भी है कई कुंडलियों पे लग जाता है। अब एक तो है कि ग्रंथ क्या कह रहा है, और मैं देखता हूँ कि ग्रंथ जो कह रहा है यही वही लगभग वो लोग भी कर रहे हैं। जैसे ग्रंथ कहता है कि ग्रहों को 10 वर्ग में जाइए और उसका वैशेषिक अंश देखिए। मतलब कि वह ग्रह अगर बार बार स्वराशि का हो रहा है या अपने उच्च राशि को ले रहा है, तो उससे जो पॉइंट बनता है उसके आधार पर उसको एक वैशेषिक अंश दिया गया है जिसका नाम है। मतलब कि जितनी बार अपनी राशि में जाएगा या उच्च की राशि में जाएगा, उतना यह जो है अपनी पोटेंशियल को, बल को, अपने सामर्थ्य को रिगेन करेगा, प्राप्त करता जाएगा। अपने वर्गोत्तम की किताबों में वर्गोत्तम की परिभाषा भी गलत कर दिया गया है। नवमसा के अत्यधिक महत्व बढ़ जाने के कारण ये हो गया कि लग्न और जन्म लग्न और नवमसा लग्न अगर एक हो तो वर्गोत्तम लग्न होगा, या ग्रह अगर जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवमांश में चला जाए तो वर्गोत्तम हुआ। लेकिन अगर वो दूसरे वर्ग में चला जाए तो चुप है हमारा ग्रंथ।
वहां भी तो वर्गोत्तम का मतलब कि वर्ग में उत्तम, तो वह दृष्कान हो, चतुर्थांश हो, पंचांश हो, खष्टांश हो, अगर एक ही राशि उस वर्ग में और जन्म कुंडली में हो तो उसको वहां के लिए वर्गोत्तम माना जाएगा। इस विवाद को हटाने के लिए ही सीधे हुआ कि आप देख लो कितनी बार वह गया है, और जब वह स्वराशि को और उसको ले रहे हैं तो हम वहां पर देख रहे हैं कि यह वास्तव में अपने बल को कितना ज्यादा जो है अपने को कंसंट्रेट कर रहा है। यह ग्रह जो डिस्पर्स है, इसकी फोर्स, इसके वाइब्रेशंस, इसके रेडिएशंस, उसको कितना कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन एक चीज जो खास चीज है जो ग्रंथों में नहीं दिया है कि अगर ग्रहों का वैशेषिक अंश होगा तो लग्न का भी वैशेषिक अंश होना चाहिए, क्योंकि लग्न भी एक तरह से एक ग्रह ही है। लग्न भी घूम रहा है, चल रहा है ग्रहों की तरह, और इसको कोई मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है। लग्न को ग्रंथों ने भी एक ग्रह की तरह प्रतिष्ठा दी है। जैसे कि अष्टक वर्ग में हम सब ग्रह के जब बना लेते हैं भिन्नाष्टक वर्ग, तो लग्न का भी भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं। 49 बिंदु लग्न के लिए भी है। तो जब वहां है वेद ज्योतिष तो एक ही है, अलग तो है नहीं यहाँ और वहां। जब वहां है तो यहाँ भी होगा कि लग्न को ग्रह मान के लग्न का भी वैशेषिक अंश होगा। यह दुर्भाग्य है कि आज लोगों ने जो है अपने स्वार्थ की, मैं कहूंगा, तलवार निकाल करके ज्योतिष को कई टुकड़े कर डाले हैं। यह पराशरी है, यह जेमिनी है, यह नाड़ी है और बला बला, और इस बीच में बहुत सारे जो होते हैं खद्योत की तरह बहुत सारी पद्धतियां हो गई है उत्पन्न। इसके विषय में मैं नहीं बोलूंगा, उधर से लोग शॉर्टकट बनाए बैठे हैं। लेकिन मैं वर्ग पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूं कि लग्न का भी वैशेषिक अंश देखना चाहिए, और वह मैं अपनी पुस्तक में दे रहा हूं जो मैंने सीखा है। अब सवाल उठता है कि जब वैशेषिक अंश हमने देख लिया तो क्या हुआ, चलिए साहब ग्रह बलवान हो गया। अब जब ग्रंथ कह रहा है कि उस राशि में जाके देखिए, उस वर्ग में देखिए, तो अब हमें कई चीज देखना पड़ता है कि किसी भाव विशेष से जो कारकत्व से जुड़ा हुआ फल है उसके स्वामी का वैशेषिक अंश क्या है। जिस भाव की बात है विभिन्न कुंडलों में जाके वह भाव जो है वह भी एक अंश लेगा लग्न की तरह, वह क्या है। और जनरल पर्सनैलिटी ऑफ द बीइंग के लिए, नेटिव के लिए, उसका स्वाभाविक व्यक्तित्व क्या होगा, तो वह आप लग्न के वैशेषिक अंश से देख सकते हैं। ऐसे जैसे कि संपूर्ण उसकी जो व्यक्तित्व को लग्न के वैशेषिक अंश से देखते हैं, तो भाव विशेष को, जिसके फल को हम देखना चाहते हैं, कारकत्व को, उस भाव को भी हमको देखना पड़ेगा कि वह भाव जो है कौन सा स्वरूप लिया है 10 वर्ग में जाके, उसकी वैशेषिक स्थिति क्या है। और इस तरह से एक सामंजस्य करके हम पहुंच सकते हैं कि जो फल हमको जन्म कुंडली में दिख रहा था उसके घटित होने की संभावना कितनी है और तीव्रता कितनी है। तरीका तो यही है, यही होना चाहिए। और इसी विषय पर मैंने कहा भी कि जो कुछ मैं सीख के आया उसको छोटी सी लघु पुस्तिका में डालूंगा। यह नहीं है किताब यहाँ पर उपलब्ध, लेकिन जो भी चल रहा है वो तो पूरी खिचड़ी है। उसको तो कोई भी जो सेंसिबल ज्योतिष है, जो संज्ञान है, जिसको लगता है ये अटपटापन, वह नहीं प्रयोग कर रहा है। वो जो अनुसंधान के नाम पर में व्यापारी ज्योतिष सब हैं जो ये करते हैं कि ये किया वो किया, एक ही वर्ग के 8 कुंडली 10 कुंडली डाल दिए और सबके लिए 2-2 उदाहरण चार्ट दे दिए कि चलिए इसके कितने कुंडली हैं। तो कल को कोई ये भी कह सकता है कि भाई चलिए कोई मान लीजिए कि दृष्टान हुआ, आज जो है 7 कुंडली अवेलेबल है, कल यूके झाए कुंडली ले आए या 8वां हुआ उसका उदाहरण दे दो,
कोई और एक और कुंडली ले आया, वो ले आया, कोई अंत ही नहीं होगा। और यह मानने को तैयार ही नहीं है कि एक वर्ग के लिए एक ही कुंडली होगा। पहले उसको फ्रीज करो कि वो सही कुंडली कौन है। यह कोई करने को तैयार नहीं है। देखना तो आगे की चीज है। कदम कदम पे हम लड़खड़ाए पड़े हैं, लथपथ हैं कीचड़ में, और फिर भी कमल की तरह खिल रहे हैं, हमें फल मिल रहा है, हम दावा कर रहे हैं, भगवान ही हमारा भला कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।